अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपके मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम के आगाज़ में ही बात करने जा रहे हैं तुर्की और शाम की, जहां गुज़श्ता रोज़ आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के बाद दुनिया भर में सोग का समा है। नाज़रीन, वो लोग जिन्होंने ये सब महसूस किया या अपनी आंखों के सामने बड़ी बड़ी इमारतों को ज़मी बोस होते देखा, उन ऐनी शाहिदीन का कहना यह है कि क़यामत से पहले क़यामत देख चुके हैं। ज़लज़ले के बाद जो मनाजिर टीवी पर या सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। कई मंजिला इमारतें एक लम्हे में नाज़रीन ऐसे ज़मी बोस हुई जैसे दहाइयों से ये मलबे का ढेर ही रही हैं। तुर्की और शाम में आने वाला ये जो हौलनाक ज़लज़ला है, सदी का शदीद तरीन ज़लज़ला है, इसके नतीजे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 5000 से तजावुज़ कर गई है। असल तुर्की में हज़ारों इंसानी जानों के नुकसान पर 7 रोज़ा सोग मनाया जा रहा है। रेस्क्यू एहलकार मलबे तले दबे मुतासिरीन को निकालने में ताहाल मसरूफ़ हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खबरदार किया है कि हलाकतों की तादाद 20,000 तक पहुंच सकती है, यानी हलाकतों में इजाफे का अंदेशा है। मुतासरे इलाकों की बात करें तो वहाँ 250 से ज़्यादा आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स भी इतनी ज़्यादा शिद्दत के थे कि मज़ीद 5000 से ज़ायद इमारतें तबाह हो गईं, गिर गईं, मलियामेट हो गईं। लोग अपने घरों में रहने से खौफजदा हैं, लेकिन सर्द मौसम में उनके पास कोई पनाहगाह भी नहीं है, कोई और जगह भी नहीं है। तुर्की के मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर के मुताबिक मुल्क के जनूबी इलाके में ज़लज़ले से 1,35,00,000 से ज़ायद अफराद मुतासर हुए हैं। दूसरी जानिब आज जब हम बात करते हैं ज़लज़ले की तबाही की वजह से शिमाली शाम की, तो वहाँ जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। कुछ मनाजिर अभी मेरे प्रोड्यूसर आपके लिए प्ले करेंगे शाम के भी, ये तो भी हम आपको तुर्की के मनाजिर दिखा रहे हैं। नाज़रीन, शाम की मैं बात कर रही हूँ तो आपको बताएं कि वहाँ मलबा हटाने के लिए जदीद मशीनरी नहीं है। शाम के अंदर सूरत हाल क्या है खाना जंगी की बदौलत, ये तो हम आपको आगाह करते ही रहते हैं। इस वक्त वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। तुर्की की अगर बात करें तो उसके साथ ज़ाहिर है ये इलाका मौजूद है शाम का। वहाँ 17 लाख शामी पनाह गज़ीन जो हैं वो भी मकीम थे, जो इलाका ज़लज़ले की वजह से मुतासर हुआ है। इनकी जो ज़िंदगियाँ हैं वो ज़लज़ले से पहले ही आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार थी, और इस वक्त इन मुहाजिरीन के लिए सूरत हाल मज़ीद बदतर हो चुकी है। नाज़रीन, ज़लज़ले से मुतासर इलाकों में बैनुल-अक़वामी इमदाद पहुँचने का सिलसिला भी शुरू है। बात करें हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जानिब से ख़ैमे हैं, कंबल हैं, अद्वियात हैं और दूसरी जो ज़रूरी अशियाँ हैं और ख़ास तौर पर जो इमदादी टीम्स हैं उस पर मुश्तमिल तैयारे तुर्की भिजवाने का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की में ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए रिलीफ फ़ंड भी कायम कर दिया है और साथ ही साथ आवाम से अपील भी की है कि वो इस मुश्किल घड़ी में बढ़ चढ़ कर अपने तुर्की भाइयों का साथ देने के लिए आगे आएँ। अमेरिका है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, लबनान है, स्विट्ज़रलैंड है, रोमानिया है, आज़रबाईजान है, उज़्बेकिस्तान है, अगर इसके किसी भी मुल्क का आप नाम लीजिए। और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन का ज़िक्र मैं यहाँ पर करना चाहूँगी कि फ़लस्तीन की जानिब से भी इमदादी टीमें और सामान जो है तुर्की और शाम के मुतासरा इलाकों में भिजवाया जा रहा है। शाम में खाना जंगी से इमदादी काम मुतासर है तो तुर्की के कई अहम एयरपोर्ट्स इस वक्त ज़लज़ले की तबाही की वजह से बंद पड़े हैं। फ़्लाइट ऑपरेशन, फ़ज़ाई ऑपरेशन जो है वो भी मुतासर है। ऐसे में इमदादी कामों में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो फेस करना पड़ रही हैं इमदादी कारकुनान को। नाज़रीन, इस सदी के शदीद तरीन ज़लज़ले ने दोनों ममालिक में कितनी तबाही मचाई है, कुछ डिटेल्स मैंने आपसे शेयर की हैं। कुछ डिटेल्स मेरी रिसर्चर्स की जो टीम है उसने एक पैकेज के अंदर, एक रिपोर्ट के अंदर समोई हैं, ख़ास आपके लिए आपको दिखा रहा है। तुर्की और शाम में तबाहकुन सिलसिलावार ज़लज़लों के बाद मलबे तले दब जाने वाले अफराद को निकालने का काम शदीद सर्द मौसम के बावजूद जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मशरकी तुर्की में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी के बाद रेस्क्यू एहलकारों को इमदादी कामों में दुश्वारी का सामना भी करना पड़ रहा है। तुर्की की डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले से मुतासरा 10 सूबों में 24,400 रज़ाकार इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। अमरीकी ज़लज़ला पैमा मरकज ने कुदरती आफत से होने वाली अमवात की तादाद से मुतालिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें खदशा जाहिर किया गया है कि शदीद सर्द मौसम और इमारतों के मलबे तले दबे अफराद को निकालने में ताखीर और बड़े पैमाने पर फैली तबाही को देखते हुए अमवात की तादाद 10,000 से बढ़ सकती है।
खबर साझेदार रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी अथॉरिटी का कहना है कि जल्जले के बाद अब तक 285 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं, जिसके नतीजे में 5,775 इमारतें तबाह हुई हैं। मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स भी जल्जले के बायस गैर फाल हो चुके हैं, जिससे इंतहाई अहम इमदाद पहुंचाने में मुश्किलात का सामना है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने जनूबी तुर्की में बदतरीन जल्जले से मुतासिरीन होने वाले 10 सूबों के इलाकों में 3 माह के लिए हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी है, ताकि रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में तेजी आ सके। 70 ममालिक ने तलाश और इमदादी कार्रवाइयों में मदद की पेशकश की है। तुर्की ने सियाहती मरकज अंतालिया में जल्जले से मुतासर अफराद के लिए आर्जी तौर पर होटल्स खोलने का मंसूबा बनाया है। तुर्की की बहुत से आसार कदीमा की इमारतें भी जमीन बोस हो गई हैं। दूसरी जानिब शाम में भी तबाहाल इमारतों का मलबा हटाने का काम जारी है। जल्जले से मुतासरा मुल्कों में हजारों अफराद ने शदीद ठंड में रात खुले आसमान तले गुजारी। कई मुतासरीन ने शॉपिंग मॉल्स, स्टेडियम, मसाजिद और कम्युनिटी सेंटरों में पनाह ली। शाम की वजारत सेहत ने 1600 से ज्यादा हलाकतों की तस्दीक की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली शाम का ज्यादातर जल्जला ज़दा इलाका पहले ही दहाइयों की जंग से तबाहाल था, लेकिन हालिया कुदरती आफत ने इस मुल्क के मकीनों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। जंगज़दा मुल्क शाम ने अक़वाम मुत्तहिदा और इसके रुकन ममालिक से अपील की है कि जल्जले के बाद इमदादी कामों में शाम की मदद की जाए। शामी हुकाम के मुताबिक इसको जल्जला मुतासिरीन के लिए सेहत की बुनियादी सहूलियात, पनाह के लिए खेमे और खुराक दरकार है। माहिरीन को खदशा है कि जल्जले खित्ते की सकाफती मीरास के नुकसान को बढ़ा सकते हैं। दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी बिरादरी की तरफ से तुर्की और शाम को हंगामी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी जारी है। पाकिस्तान की जानिब से खेमे, कंबल, अद्वियात और दूसरी जरूरी अशिया और इमदादी टीमों पर मुश्तमिल तैयारे तुर्की भिजवाने का सिलसिला जारी है। चीन ने तुर्की के लिए 5 करोड़ 89 लाख डॉलर और इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया ने तमाम मुतासिरीन की मदद के लिए $10 मिलियन, न्यूजीलैंड की जानिब से $1.5 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया गया है। लेबनान, स्विट्जरलैंड और रोमानिया से भी इमदादी टीमें और सामान तुर्की पहुंच गया है। अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, बेलारूस, जॉर्जिया, फ्रांस, मैक्सिको, हंगरी, जर्मनी, ईरान, कतर, फलस्तीन और दूसरे मुल्कों से भी इमदादी टीमें और सामान मुतासरा इलाकों में भिजवाया जा रहा है। दीगर ममालिक भी जल्जले से मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान के साथ साथ इमदादी टीमें भिजवा रही हैं, ताकि इमदादी कार्रवाइयों को तेज किया जा सके। बहुत सारे ममालिक जो है वो बढ़ चढ़ कर इमदाद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं तुर्की के अंदर, और तुर्की ही से इस्तांबुल से मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं नवीद कमर साहब, वीडियो लिंक पर हैं, उनसे बात करते हैं, वहाँ सूरत हाल क्या है जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। वालेकुम सलाम। नवीद साहब, पहले तो PTV की पूरी टीम की जानिब से आपसे भी हम इजहार अफसोस कर रहे हैं, तुर्की के आवाम से भी कर रहे हैं, फिर आपके लिए भी दुआ गो हैं। तुर्की में मौजूद हर फ़र्द के लिए हम दुआ गो हैं, क्योंकि आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है, आप लोगों की जानें ख़तरे में हैं। हमारी दुआ है, हम दुआ आप लोग महफूज रहें, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी रखे। नवीद साहब, अभी जो इत्तलात हम तक आ रही हैं, जो मनाजिर हम तक पहुँच रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिक्कत आमेज़ हैं। मलबे तले से बच्चों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ख़वातीन की चीखो पुकार है, मदद के लिए लोग बुला रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो ज़्यादा हम देख रहे हैं सूरत हाल गंभीर हो रही है, वो आफ्टर शॉक्स की वजह से हो रही है। कल 147 के करीब आफ्टर शॉक्स थे, जिनकी शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। आज इनकी तादाद 250 हो चुकी है। 100 और आफ्टर शॉक्स आए हैं, जिन्होंने और 5000 इमारतें गिराई हैं। आप वहाँ मौजूद हैं, क्या सिचुएशन देख रहे हैं? आसमा, सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा और आपके जो रिपोर्टर थे जिन्होंने जो पैकेज कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज चलाया है, उसको मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि आपने इंतहाई खूबसूरत मंजरकशी की है। आपने बिल्कुल इसमें सही तरह से बताया कि किस तरह यहाँ सूरत हाल है, लेकिन आपने देखा नहीं है। हम जो सूरत हाल वहाँ है, ऑन द ग्राउंड है, वो से भी कहीं ज्यादा है। उसकी मंजरकशी शायद आने वाले हफ्तों और महीनों तक हम कर भी ना सके। आप साहब, हम ऑन द ग्राउंड होके भी हम नहीं बता सकते कि वहाँ की हाल कितनी गंभीर है, और कुछ इमेजेस ऐसे हम दिखा भी नहीं सकते क्योंकि वो इतने ग्राफिक होते हैं। जहां आपने बात की कि इस वक्त सूरत हाल वहाँ क्या है, सूरत हाल ये है कि 340 के करीब आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। अच्छा। उनमें से
کچھ کی شدت 6.6 تھی. آج کے دن والے آفٹر شاک جو ہے نا وہ 5.4 کے تھے. لائک آپ دیکھیے کہ نیچر از ناٹ کمنگ سلو. جتنا شدت سے کل ہٹ کیا تھا اسی ہی شدت سے، اور obviously تھوڑا سلو ہوتا جا رہا ہے، ان کی شدت سلو ہوتی جا رہی ہے، لیکن آفٹر آل جب آپ کے ایک انفراسٹرکچر کو 7.7 میگنیٹیوڈ کا ارتھ کوئک ہٹ کرے اور دوسرا میجر ارتھ کوئک 7.6 میگنیٹیوڈ کا ارتھ کوئک ہٹ کرے ود ان اسپین آف فیو آورز، تو اس میں جو کلیپس بلڈنگز ہیں یا کریک بلڈنگز ہیں وہ آفٹر شاکس میں گر جاتی ہیں. اس وقت جو ان کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اس نے جو آؤٹ لک دی ہے کہ ان کے پاس رپورٹس ہیں انکنفرمڈ یٹ، ابھی کنفرم نہیں ہے، ان کے پاس جو رپورٹس ہیں وہ 11,000 سے اوپر عمارتوں کے منہدم ہونے کی ہیں، جبکہ انہوں نے کنفرم کیا کہ جس طرح آپ نے مینشن کیا 5,700 کنفرم عمارتیں صرف ترکی میں منہدم ہو چکی ہیں. اور آسما یہاں ایک چیز ہمیں نوٹ کرنی چاہیے اور ہمیں اس چیز کی شدت کو محسوس کرنا چاہیے کہ یہ 7 جو زلزلہ صبح 4:17 پہ آیا تھا وہ صرف اور صرف 7 کلومیٹر گہرا تھا. کا زلزلہ اتنی شیلو ڈیپتھ کے ساتھ اس قدر میسو ڈسٹرکشن ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی اسیسمنٹ ہی نہیں ہو پا رہی ترکی سے یا ان کے پارٹنر سے کہ کتنے اسکیل پہ ڈیمیج ہوا ہے. ابھی تو ان کے پاس جو 10 پروونسز کے میجر سٹیز اور ٹاؤنز ہیں ان کے انیشل اسیسمنٹ کے مطابق ان کے 1.35 کروڑ لوگ جو ہے نا وہ متاثر ہوئے ہیں. نیبرنگ سیریا میں شمالی شام میں بھی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہیں اسی ایک زلزلے کی وجہ سے جو کل صبح آیا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اگر آنے والے چند دنوں میں جب میں کہہ رہا ہوں تو ونڈو از ویری شارٹ، وی آر رننگ ریسنگ ود دا ٹائم کہ لوگ جو ملبے کے اندر دبے ہوئے ہیں ان کو بچانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے. ہزاروں لوگ 26,000 ٹو بی شارپ 26,000 امدادی کارکن، ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے اور سول ڈیفنس اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ جی لوگوں کو زلزلے سے ملبے سے نکالیں. ان کا صرف ایک چیلنج ویدر، کہ ایک طرف ملبہ ہے جس کو ہیوی مشینری سے ہی ہٹایا جا سکتا ہے اور دوسری طرف -15 -12 ڈگری ٹیمپریچر کے ساتھ وہ بیٹل کر رہے ہیں. دے آر فائٹنگ ود دا نیچر. غازی میں اس وقت ٹیمپریچر -12 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اب آپ اس کی انٹینسٹی کو اور اس کی شدت کو مزید بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہیں. اور بالکل لوگ جی نوید صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ رکت آمیز کا لفظ جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے. اگر ہم اس کو قیامت خیز کہیں جو صورتحال ہے تو وہ بھی شاید اس سچویشن کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا ہے جو اس وقت وہاں ترکی میں لوگ فیس کر رہے ہیں. میں دیکھ سکتی ہوں، ناظرین کو بھی ہم دکھا رہے ہیں، بہت سارے علاقوں میں بہت کئی فیٹ تک وہاں پر برف پڑ چکی ہے. ایسی برف باری کے اندر کام کرنا، پھر گری ہوئی عمارتوں کے ملبے تلے سے لوگوں کو نکالنا از ویری ڈیفیکلٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس ڈیفیکلٹی میں کوئی ہیلپ مل رہی ہے آپ کو؟ جو مختلف ممالک جو ہیں وہ اس طرح سے دل کھول کر سامنے آئے ہیں، بہت زیادہ مدد کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وی نو کہ وہاں پہ فضائی آپریشن جو ہے وہ بھی پراپر اس طریقے سے نہیں ہو پا رہا ہے جس طرح سے عام حالات پہ کسی ملک کے اندر ہوتا ہے. کیا دشواریاں پیش آ رہی ہیں اتنی بڑی مدد آنے کے باوجود یا مدد اناؤنس کیے جانے کے باوجود سر دنیا بھر کی جانب سے؟ جی آسما، میں آپ کو پہلے اس کویسچن کے پہلے حصے کی طرف چاہوں گا کہ جو ہی یہ زلزلہ آیا اور اس کے بعد ترکی نے بین الاقوامی برادری سے امداد کی اپیل کی اور اپنا جو تھریٹ لیول تھا وہ 4 پہ ریز کر کے انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے ایڈ کی اپیل کی تھی. تو ان 3 برادرز کہلائے جاتے ہیں، پاکستان، آذربائیجان اور ترکی ہے. تو آذربائیجان سے ترکی کے 11 بجے کے قریب وہاں سے ٹیم ڈسپیچ ہو گئی اور ود ان نیکسٹ فیو آورز پاکستان سے، لاہور سے بھی پاکستان کی جو NDMA سے امداد ڈسپیچ ہو گئی. This was the immediate and like the quickest response Turkey got yesterday. اس کے بعد 20 کے قریب ممالک جس میں یورپین یونین کے ممالک ہیں اور ایون یوکرین جیسے کیش اسٹریپڈ اور وار ٹارن کنٹری سے بھی جو ہے نا امداد کا اعلان بھی کیا گیا اور وہاں سے امدادی ٹیمیں بھی روانہ ہیں، وہ یہاں پہنچ رہی ہیں. چیلنج
यही है कि जिन इलाकों में अर्थक्वेक आया है वहाँ के एयरपोर्ट डैमेज हो गए, वहाँ के रनवेज इस पोजीशन में ही नहीं है कि जी वहाँ ठीक। एयरपोर्ट को ऑपरेशनल रखा जाए। तभी दे आर यूजिंग इस्तांबुल एयरपोर्ट और उसके बाद अंकारा एयरपोर्ट, अदियामान एयरपोर्ट, गाजियान्तेप एयरपोर्ट को ऑपरेशनल कर दिया गया है पार्शली, ताकि इमदाद का फ्लो जारी रह सके। ना सिर्फ ये है कि उनको जो मतलब ब्लैंकेट्स हो गई या फिर उनका मिल्क पाउडर हो गया या फूड, इसके अलावा उनको उनको इनको ऐसे कारकुन चाहिए, ऐसे ऐसे लोग चाहिए, इमदादी अफरादी कुव्वत चाहिए जो हेल्प कर सके, जिनका तजर्बा भी हो और आके हेल्प कर सके। मेडिक्स मैं कहूँगा टू बी प्रिसाइज कि उनको वो मेडिकल टीम्स चाहिए जो जल्जले में फंसे लोगों को निकालने के बाद उनको जो है ना वो रिहेबिलिटेट कर सके, उनको उनको ट्रीट कर सके और उनको जो है ना रेस्क्यू करने के बाद उनको थोड़ा सा कंफर्ट दे सके, क्योंकि हॉस्पिटल्स नवीद साहब, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगी बहुत माजरत के साथ, लेकिन आपने पैरामेडिक्स की बात की, नर्सिंग स्टाफ की बात की, डॉक्टर्स की बात की, तो थोड़ा सा हम क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से तबाह हो चुका है, एयरपोर्ट्स तक तो बंद हो चुके हैं, यहाँ पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल हो चुका है, अस्पतालों के अंदर क्या सूरत हाल है? बहुत सारी ऐसी इमारतें जहाँ पर लोगों का इलाज मुआलजा किया जाता होगा, हॉस्पिटल्स होंगे, हेल्थ कॉम्प्लेक्स होंगे, वो भी गिरी होंगी, वो भी मुतासर हुई होंगी। तो इस वक्त इतनी कैपेसिटी है वहाँ पर कि जो इतनी बड़ी तादाद में ज़ख्मी निकल रहे हैं उनको वहाँ मुंतकिल किया जा सके, ट्रीटमेंट दिया जा सके? सर आसमा, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। तो देखिए, तुर्की का जो 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 डिजास्टर हिट एरिया जी। हिट है वो 10 प्रोविंसेस है, लेकिन वो एक स्ट्रिप है। उसके साथ वाले जो नेबरिंग प्रोविंसेस है लाइक बोद्रुम है, मूला है, अंतालिया है, अंकरा है, वहाँ के हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जो डिजास्टर वाले एरिया से जख्मी आए हैं उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है, किसी को जो है ना वो रोड के जरिए लाया जा रहा है, उनको उनको हॉस्पिटल्स में लाया जा रहा है। बट यस, जैसा आपने कहा, हॉस्पिटल्स आर ओवरवेल्म्ड, उनमें उनमें इतनी गुंजाइश नहीं है। तभी मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स कायम किए जा रहे हैं, मेकशिफ्ट टेंट्स कायम किए जा रहे हैं ताकि लोगों को शेल्टर दिया जाए। सिर्फ अंतालिया में, जैसे आपके कोलीग ने रिपोर्ट में मेंशन किया था, सिर्फ अंतालिया में 50,000 बिस्तरों का एक मेकशिफ्ट जो है ना वो टेंट सिटी टाइप कायम किया जा रहा है, ताकि लोगों को जो जल्जले से बच गए हैं उनको इस एक्सट्रीम वेदर से बचाया जा सके। अब आप इमेजिन करिए कि आपके साथ छोटे से बच्चे हों, आपके साथ औरतें हों, बूढ़े हों और बीमार हों और खुले आसमान हो, और वेदर जो है ना वो बर्फबारी हो रही हो या फिर बारिश हो रही हो और दर्जा हरारत -डिग्री सेंटीग्रेड में हो, तो उसमें आप अर्थक्वेक से तो बच गए, वेदर से आप बचना बहुत मुश्किल होगा। तभी इनकी रेस उनको भी बचाने के लिए है और जो मलबे में दबे हुए लोग हैं उनको निकालने की भी रेस है। ठीक है। अच्छा, मलबे तले से लोगों को ज़िंदा निकाला जा सके, इसका तो बहुत पहले प्रोग्राम के आगाज़ में ही आपने फरमा दिया कि सबसे ज़्यादा कोशिश इसी चीज़ की हो रही है। किस शिद्दत के मौसम में हो रही है सर, वो हम देख सकते हैं। बर्फ़बारी हो रही है लेकिन कारकुनान थक नहीं रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं लोगों को निकालने के लिए। लेकिन सर, एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी होती है नवीद साहब इस सारी सिचुएशन में, वो होती है हैवी मशीनरी। हम जानते हैं कि तुर्की में इससे पहले भी ज़लज़ले आते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जहाँ पर कहीं ना कहीं हैवी मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, एसेंट्स तुर्की में होते हैं जब हम ज़लज़लों की बात करते हैं। तो क्या इतनी हैवी मशीनरी मौजूद है या किसी मुल्क से कहा गया है कि वो इस सिलसिले में भी मदद करे, कोई हैवी मशीनरी पहुंचाई जा सके? तभी पहुंचाई जा सकेगी जब ज़ाहिर रनवेज खुले हुए होंगे, वहाँ पर तैयारे लैंड कर सकेंगे। लेकिन कुछ इस बारे में सोचा जा रहा है नवीद साहब? जी बिल्कुल आसमा, हैवी मशीनरी इनको जरूरत है, अगरचे कि तुर्की के लिए जल्जले कोई नए नहीं है, लेकिन इस जल्जले जो कि रिपब्लिक की पूरी हिस्ट्री में ऐसा नहीं आया हो, उसके लिए कोई भी मुल्क इवन डेवलप्ड कंट्री कोई भी मुल्क इसके लिए तैयार नहीं हो सकता और अकेला। तो यस, इन्होंने अपील की हुई है, इन्होंने अपने नेबरिंग कंट्रीज को भी कहा हुआ है। तो ये अगर अपना एयरपोर्ट्स जो कि डिजास्टर हिट वाले एयरपोर्ट है वो अगर ऑपरेशन नहीं है, तो नेबरिंग एयरपोर्ट्स पर एड डिलीवरी आ रही है, पहुंच रही है, और उसमें ये हैवी मशीनरी भी होगी, उसमें वो फायर फाइटर्स भी होंगे जो कि
ایکسپیرینسڈ ہوں گے ان سچ سینیریو کو ڈیل کرنے میں. تو یہ چیزیں ہیں جو ترکی ایکسپیکٹ کر رہا ہے اپنے دوست ممالک سے اور بین الاقوامی برادری سے, کیونکہ کوئی بھی ملک ایسی قدرتی آفت کے ساتھ نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, بالکل بھی نہیں رکھتا. اور اللہ نہ کرے کہ کسی بھی ملک کو ایسی صورتحال دوبارہ دیکھنی پڑے, آئندہ دیکھنی. ایک چیز نوید صاحب جو میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, ناظرین تک پہنچانا چاہ رہی ہوں, کہ جو سچویشن اس وقت ترکی کے اندر ہے, اس سے ہم یہاں بیٹھے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت سڑکوں پر ہوں گے, کیونکہ جتنی ہائی رائز بلڈنگز ہیں ان کے اندر لوگ خود کو محفوظ تصور نہیں کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ بھی اتنے شدید موسم میں, ہم یہ سمجھیں کہ کچھ جو ہیں وہ ملبے تلے دبے ہیں, وہ ہاسپٹلز کے اندر ہیں, کچھ جو ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں, اور جو ترکیے کے اندر ہیں لوگ موجود ہیں جنہیں اللہ پاک نے زندگی بخشی ہے, وہ اس وقت سڑکوں پر ہیں, محفوظ نہیں تصور کر رہے گھروں کے اندر. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا. اور اس کی منظر کشی شاید کوئی کر سکے کہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے اور کچھ پیاروں کو تلے دبا ہوا چھوڑ کے کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ حکومتی ادارے ان کو واپس نہیں جانے دے رہے, اور اس کی وجہ ہے تاکہ ان کی جان بچ سکے, کیونکہ یہ جو عمارتیں جو نہیں گری اور ابھی تک انٹیکٹ ہیں, دے کین ناٹ سروائیو another after shock. تو کسی بھی طرح کولیپس ہو سکتی ہیں. تبھی یہ لوگ اپنے بچوں سمیت, اپنے بزرگوں سمیت, عورتوں سمیت کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں, امداد کے منتظر ہیں, اور امداد آ رہی ہے بین الاقوامی برادری سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ترکی کے لوگوں کا عزم اور حوصلہ اور ان کا جو ہے نا وہ ایک جو اپنے ہم وطنوں کے لیے پیار ہے, وہ اس کی میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ اس وقت استنبول, انقرہ, name it, just any country, any city, any province, ازمیر کہہ دیجئے, آپ انطالیہ کہہ دیجئے, بودروم کہہ دیجئے, یہاں لوگ کسی کو فلائٹ مل رہی ہے تو فلائٹ لے کے نیبرنگ ایئرپورٹ جا رہے ہیں تاکہ وہاں سے امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے سکے. کسی کو فلائٹ نہیں ہے تو بسوں میں, اپنی پرائیویٹ کارز میں دے آر لیونگ. اور یہاں کی جو ہر بلدیہ ہے, ہر پروونس کی ہر ڈسٹرکٹ میں جو بلدیہ ہے, ان کی طرف سے اپیل کی گئی ہے کہ آپ جو ہے نا ایک لسٹ دی ہے, ایک لسٹ ہے کہ جی آپ یہ چیزیں جو ہے نا اگر آپ کے پاس ہیں اور وافر مقدار میں ہے یا آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں, تو ان نے کچھ سینٹرز قائم کیے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں کہ آپ وہاں جا کے ڈراپ کریے, اور ہم ود ان فیو آورز ڈے ہم کو جو ہے نا وہ متاثر لوگوں تک پہنچائیں گے, ضرورت مندوں تک اس کو پہنچائیں گے. نوید صاحب ایک بار پھر سے بہت نوازش, ہمیں بالکل اندازہ ہے آپ اس وقت کس کرب میں ہوں گے. آپ کے ہم وطن, آپ کے دوست, آپ کے بہت جاننے والے, آپ کے بہت پیارے, جن کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے, ہم سمجھ سکتے ہیں. پھر بھی آپ ایسے میں ہمیں اپڈیٹڈ رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہے. سب سے پہلے تو اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ, اور پھر آپ کے لیے ہماری دعائیں بہت ساری ہیں. آپ محفوظ رہیے. آپ کے جو پیارے لوگ ابھی جن کو اللہ پاک نے زندگی بخشی ہوئی ہے, جو ابھی خیریت سے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں خیریت سے رکھیں. یہ جو آفٹر شاکس کا سلسلہ ہے جن کی تعداد آپ 340 کے قریب بتا رہے ہیں, اللہ پاک اس میں سب کو محفوظ رکھیں, سب کی جانوں کو. بہت ساری دعائیں ہیں. جی نوید صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. پلیز سر. کل صبح زلزلہ آیا تو میں اٹھا ہوں. میں اس کے بعد, کیونکہ میں صحافی ہوں, تو obviously الرٹس آتے ہیں جب زلزلے کی شدت اور اس کے بعد گہرائی دیکھی, تو مجھے لگا کہ جی نہیں, یہ دس از ناٹ a normal thing, یہ unprecedented ہے, it's going to be massive, it's going to be big. تو میں نے اس قہرمان مراش میں کچھ دوست ہیں ان کو کالز کی, اور آسما میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو پہلے زلزلے کے بعد میں نے کال کی, it was around like 9 AM local here. تو میں نے کال کی, میرے دوست ہیں مبشر حسین, اور وہ کی شادی ہوئی ہے قہرمان میں, تو ان کی وائف ترکش ہیں اور ان کا گھر قہرمان میں ہے جو ایپی سینٹر ہے. تو میں نے اسے فون کیا, میں نے کہا مبشر آپ کیسے ہیں اور آپ کی وائف کیسی ہے, ان کے گھر والے کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ایوری بڈی از فائن, ایوری بڈی از سیف. جو نیبرنگ, جو ہمارا جو ساتھ والا پاس والا گھر تھا وہ کولیپس ہو گیا ہے, ہمارا گھر انٹیکٹ ہے, وی آر سیف, وی آر جسٹ لائک اسٹیئنگ ایٹ ہوم. پھر جو 1:26 پہ دوسرا زلزلہ آیا, 7.6 کا زلزلہ آیا, تو اس کے بعد پھر میری مبشر سے بات نہیں ہو سکی. میری مبشر سے کل سارا دن بات نہیں ہوئی, اور میں آفس میں تھا. I was desperately trying to call him, reach him. کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. تو رات کے ٹائم کسی لمحے اس نے مجھے کال کیا, اس نے کہا کہ جی ہوا ایسا تھا کہ ہم اپنے گھر تھے
और बाहर नहीं गए थे क्योंकि हमारा घर इंटैक्ट था। लेकिन लेकिन जो 1:26 पे जल रहा है तो हमारे साथ वाली बिल्डिंग हमारे घर के ऊपर गिर पड़ी और वी हैड टू जस्ट लाइक क्रॉल थ्रू द वो विंडोज और उसमें से निकल के अब हम कार में रात गुजार रहे हैं और आने वाले कुछ दिन हम शायद कार में ही रातें गुजारें। ये सूरत हाल थी आसमा। और थैंक्स फॉर हैविंग मी और थैंक्स फॉर द प्रेयर्स, मच नीडेड प्रेयर्स। और जितना हो सके आप इस सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी भाई, पाकिस्तानी लोग दुआएं कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि जी मच नीडेड प्रेयर्स है, मच नीडेड सपोर्ट है। थैंक यू आसमा, थैंक्स फॉर हैविंग मी एंड नहीं जी, थैंक्स फॉर ऑल आपका द प्रेयर्स। शुक्रिया। आपके लिए, आपके फैमिलीज के लिए, आपके दोस्तों के, तमाम तुर्की के अवाम के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं भी हैं। हमारे वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया है, अफसोस भी किया है जो जाने गई हैं। हर तरह की मदद हम पहुंचा भी रहे हैं जितनी हमारी अपनी कैपेसिटी है उस लिहाज से, और दुआएं तो ज़ाहिर हैं ही हैं आप लोगों के लिए। हमारा बरादर मुल्क है, हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ रहता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इस मुश्किल घड़ी में उसको भूल जाएं। यही वजह है कि आपसे हमने बात भी की है। हम सारे पाकिस्तानी जानना चाहते हैं कि हमारे तुर्की के भाई इस वक्त किस सूरत हाल में हैं, किस ट्रबल में हैं और किस तरह से हम उनको मदद दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से नवीद कमर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। सहाफ़ी हैं जी, सीनियर सहाफ़ी, इस्तांबुल से मुझे ज्वाइन कर रहे थे। इस्तांबुल समेत पूरे तुर्की की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। शाम में भी बहुत बुरी सिचुएशन है, कोशिश करेंगे कि कल हम ख़ास शाम पर भी बात कर सकें क्योंकि वहाँ से भी कुछ इत्तलात आ रही हैं कि नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन ज़्यादा अफसोस की बात यह है शाम को लेकर के वहाँ इमदाद उस तरह से नहीं की जा सक रही है जिस तरह से तुर्की के अंदर हम देख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि शाम जो है वो खाना जंगी का शिकार मुल्क है। बहरहाल जी उस पर भी बात करेंगे। आज भी हमने आपको अपडेट किया है शाम की सूरत हाल पर भी। ये बहुत एक कहा जाए कि अफसोसनाक सूरत हाल है, इसलिए हमने सोचा कि हमारा पहला सेगमेंट इसी पे होना चाहिए, बहुत डिटेल्ड होना चाहिए। अब लेकिन प्रोग्राम में हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म की, जो वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद पड़ोसी मुल्क ऑस्ट्रेलिया के पहले दौरे पर पहुँचे। बताएं आपको ये कि ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ से होने वाली मुलाकात जो है उसमें जो बातचीत का मरकज़ था वो चाइना रहा है। नाज़रीन, चीन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है और अब दोनों ममालिक ने चीन के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया है। हालिया सालों में नाज़रीन हमने ये देखा है कि जहाँ मगरबी ममालिक के दबाव के बावजूद न्यूजीलैंड ने चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं किए, बल्कि अमेरिका समेत जो दीगर ममालिक हैं उनकी नाराज़गी मोल ली और चीन के साथ हर शोबे में ताउन को मज़ीद बढ़ाया है। जितना ताउन पहले था उसको मज़ीद बढ़ा दिया गया है। दूसरी तरफ बात करूं अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की, तो उसके चीन के साथ 2018 तक बेहतरीन ताल्लुकात रहे। टेक्नोलॉजी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो समेत कई ऐसे शोबे थे जिन पर बहुत सारे मंसूबे जो हैं उन पर मिलकर काम किया जा रहा था। लेकिन अपने मगरबी इत्तेहादियों के दबाव की वजह से ऑस्ट्रेलिया की साबिक हुकूमत ने मुफाहमत के बजाय ताल्लुकात को ख़राब करने को तरजीह दी, यानी जैसा न्यूजीलैंड की जानिब से किया गया बल्कि उसको बिल्कुल उसके अपोजिट किया गया ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। पहले चीन का जो 5G नेटवर्क है उस पर पाबंदी लगाई गई ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। फिर बेल्ट एंड रोड मंसूबे से अलग होने समेत कई मामलात में ऑस्ट्रेलिया पीछे हटता दिखाई दिया। 4 साल की सर्दमहरी के बाद गुज़श्ता साल एंथनी अल्बनीज़ की हुकूमत आने के बाद से वो चीन के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए हमें मुसलसल कोशिशें करते दिखाई देते हैं। पहले नवंबर में यानी लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने बाली इजलास में खुद चीनी सदर से मुलाकात की। सर्दमहरी को ख़त्म करके ताल्लुकात को नए सिरे से बहाल करने का उन्होंने यहाँ पर अज़्म का इजहार किया और इन्हीं कोशिशों की वजह से दिसंबर में ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग 4 साल बाद पहली बार चीन गए और अब जल्दी ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर तिजारत भी चीन जाने वाले हैं। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसे वक्त में चीन के साथ ताल्लुकात मजबूत करता दिखाई दे रहा है जब अमेरिका समेत उसके दीगर इत्तेहादी चीन को मुसलसल ख़तरा करार दे रहे हैं। चीन की ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक के लिए क्या अहमियत है, इस पर पहले मैं आज आपको एक रिपोर्ट दिखा रही हूँ। फिर मेरे साथ मोहम्मद ज़मीर असदी मौजूद होंगे, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, उनसे बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। न्यूजीलैंड के नए वजीर आजम क्रिस हिप्किन वजारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पहुंचे। ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम
एंथोनी अल्बानीज के साथ कैनबरा में होने वाली मुलाकात में मौसमियाती तब्दीली, सिक्योरिटी, महाजरीन के मसले समेत मईशत पर बातचीत की गई, लेकिन इस मुलाकात का सबसे अहम मरकज चीन के साथ बेहतर ताल्लुकात रहा। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में चीन के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने का इशारा दिया। न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने कहा कि चीन न्यूजीलैंड का तिजारत समेत दीगर शोबों में अहम तरीन पार्टनर है। इख्तलाफात पर बातचीत के जरिए आगे बढ़ने और चीन के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम एंथोनी अल्बानीज ने कहा कि चीन के बारे में हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम जहां हो सके ताउन करेंगे, जहां ज़रूरी हुआ इख्तलाफ करेंगे और अपने कौमी मफादात के लिए काम करेंगे। Our position on China is clear, that we'll cooperate where we can, we'll disagree where we must, and we'll engage in our national interests. एंथोनी अल्बानीज ने गुज़िश्ता रोज ऑस्ट्रेलवी वजीर तिजारत डॉन फेरल और उनके चीनी हम मनसब के दरमियान होने वाले अहम वीडियो मीटिंग पर भी खुशी का इजहार किया। इस मीटिंग के बाद ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि जल्द ही ऑस्ट्रेलवी वजीर तिजारत चीन का दौरा भी करेंगे। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मगरबी ममालिक के बावजूद न्यूजीलैंड ने चीन के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात को माजी में मजीद मजबूत किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 साल की कशीदगी के बाद ताल्लुकात को नए सिरे से बहाल किया जा रहा है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है और दोनों ममालिक के ताल्लुकात निहायत करीबी रहे हैं। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत के इक़दामात पर ऑस्ट्रेलवी सामान की एक रेंज पर पाबंदियां आयद कर दी थीं और आला सतह के राब्तों को रोक दिया था। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में मई में एंथोनी अल्बानीज की हुकूमत आने के बाद से वो चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। नवंबर में इंडोनेशिया में G20 सरबराहान इजलास में ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम एंथोनी अल्बानीज की चीनी सदर से मुलाकात के बाद इस सर्द मोहरी का खात्मा हुआ और दोनों ममालिक ने ताल्लुकात बेहतर करने के अज़्म का इआदा किया था। बहुत अरसे से ख़राब ताल्लुकात अब बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। चीन एकदम से ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना अहम क्यों हो गया है और इतने मुश्किल हालात में जब अमेरिका नहीं चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया करीब जाए चाइना के, तो ये एफर्ट्स कितनी महंगी पड़ सकती हैं ऑस्ट्रेलिया को। इस पर बात करेंगे जी। मोहम्मद ज़मीर असदी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के, वीडियो लिंक पर उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़मीर साहब। ज़मीर साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन सकता हूँ। ज़मीर साहब शुक्रिया, आप ज्वाइन कर रहे हैं। ज़मीर साहब ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि ये अचानक से ऑस्ट्रेलिया जो है इतना करीब क्यों आना चाह रहा है और उन तमाम बातों के बावजूद, उन तमाम मुतालिबात के बावजूद जो अमेरिका समेत उसके इत्तेहादियों की जानिब से किए जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, ऐसा क्या मफाद है जुड़ा हुआ ऑस्ट्रेलिया का चाइना से जो वो इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखकर चाइना से ताल्लुकात बढ़ाता दिखाई देता है? जी बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूं कि ऑस्ट्रेलिया का इस वक्त जो चीन की जानिब हमें थोड़ा सा तब्दीली उनकी खारजा पॉलिसी में नजर आ रही है, खासतौर पर चीन की जानिब। इसके पीछे इसकी एक हिस्ट्री है और उसकी वजह ये है कि उनका जो पड़ोसी मुल्क न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड ने भी इसमें अहम रोल प्ले किया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया अपनी ये पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी, एक स्टेटेड पॉलिसी जो पहले के हवाले से, उसमें कुछ ना कुछ हमें तब्दीली नजर आ रही है। और दोनों ममालिक जो ऑस्ट्रेलिया और चीन हैं, इनके मुख्तलिफ सतह पर एक दूसरे के माबैन जो सफारती ताल्लुकात हैं, जो सफारती रवाबत हैं, उन रवाबित में भी अहम किरदार अदा किया है ऑस्ट्रेलिया को अपनी जो स्टेटेड पॉलिसी थी उसमें रद्दो बदल करने के लिए। अब ऑस्ट्रेलिया के सामने चीन की जो इकोनॉमिक पोजीशन है, जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ चीन की हमें नजर आ रही है, खासतौर पर नोवल कोरोना वायरस की अब जो पाबंदियां खत्म हुई चीन में, तो चीन की जानिब से ये ऐलान किया गया कि चीन जो है अब दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है और चीन के पास इस वक्त $3 ट्रिलियन के रिजर्व्स मौजूद हैं जो चीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ ममालिक में करने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया को ये नजर आ रहा है कि पड़ोसी मुल्क न्यूजीलैंड जो है वो एक बेहतरीन पोजीशन में है चीन की सरमायाकारी को वेलकम करने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया भी अब उसी तरह चीन की सरमायाकारी को वेलकम करना चाहता है
اور چین کے ساتھ اپنے معاشی تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. تو یہ اب نوول تعلقات کورونا وائرس مضبوط کرنے کے لیے جو اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ معاہدے موجود تھے، ایگریمنٹس موجود تھے جن کو منقطع کیا گیا تھا، روک دیا گیا تھا، وہ ایگریمنٹس ہمیں بحال ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. خاص طور پر یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ معاہدہ ہے یہ دوبارہ سے طے پا سکتا ہے دونوں ممالک کے درمیان؟ جی، آسٹریلیا میں ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے. آسٹریلیا کی جو شمالی ریاستیں ہیں، خاص طور پر وکٹوریا اور کیمبرا جو ہے بڑا امپورٹنٹ ایک ان کا ریجن ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ریجنز کی جانب سے ماضی میں بھی چین کے ساتھ جو ہے علاقائی سطح پر بیلٹ اینڈ روڈ کے کچھ پروجیکٹس پر دستخط کیے گئے. آسٹریلیا کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی جانب سے ان پروجیکٹس پر اعتراضات کیے گئے، ان معاہدوں پر اعتراضات کیے گئے. لیکن وکٹوریا اور کیمبرا کی جو ریجنز ہیں یہ بضد تھے کہ ہم چین کے ساتھ بذات خود جو ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم چین کی جو انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ ہے، چین کی ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ ہے، جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے، اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آسٹریلیا میں ایک ڈویژن ہمیں نظر آتی ہے مقامی سطح پر. جو آسٹریلیا کی ریاستیں ہیں اور جو آسٹریلیا کی فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کے بیچ میں ایک تناؤ موجود ہے چین کے حوالے سے. مقامی سطح پر جو عوام ہے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ چین کی جو ابھرتی ہوئی پوزیشن ہے، جو ابھرتی ہوئی معیشت ہے، اس سے آسٹریلیا کو آئسولیٹ نہیں ہونا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مستقبل قریب میں آسٹریلیا کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے لیے خاص طور پر چین کی طرف جو ان کا ایک جو رویہ ہے وہ ہمیں بدلتا ہوا نظر آئے گا. اور جو ان کے درمیان جو بائیلیٹرل ٹریڈ ایگریمنٹس تھے پہلے سے موجود، جن کو سسپینڈ کیا گیا تھا، وہ ریوائیو بھی ہوں گے. اور ہم مستقبل قریب میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں جو چین کے انوائز، چین کے جو سفیر موجود ہیں، وہ اپنے آپ میں بہت زیادہ جو ہے وہ اکنامک نالج جو ہے وہ رکھتے ہیں، اکنامک ایکسپرٹس ہیں. اور وہ ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ آسٹریلیا اور چین کے مابین جو ہے اپنے معاشی تعلقات کی بڑھوتری کے لیے کردار ادا کریں. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ نیوزی لینڈ کی بھی بات کر لیتے ہیں نا، جو پہلے وزیر اعظم تھی جسنڈا آرڈرن، جن پر بہت ساری ذمہ داریاں بھی تھیں، خاص طور پر نیوزی لینڈ میں امن و امان کو لے کر ایک دہشت گردی کا جب سے واقعہ اس کے بعد سے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی توجہ اس جانب بہت زیادہ رہی کہ وہ اپنے ملکی مفادات کو لے کر تعلقات جو ہے وہ مزید مضبوط بنائیں گی چائنا کے ساتھ، اور ایسا ہوا بھی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جسنڈا کے عہدہ چھوڑ دینے سے کچھ یہ جو تعلقات ہیں یہ متاثر ہوں گے، یا جو نئی حکومت تشکیل پا رہی ہے وہاں پر نیوزی لینڈ کے اندر وہ اس کو برقرار رکھے گی؟ کچھ نئے معاہدے ہمیں نیوزی لینڈ کے ساتھ بھی ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے چائنا کے؟ دیکھیں، نیوزی لینڈ کی جو پوزیشن ہے چین کے حوالے سے وہ بالکل واضح ہے. نیوزی لینڈ کی جو سابق وزیر اعظم تھی جسنڈا آرڈرن جو ہے، اور اس کے بعد اب جو وزیر اعظم موجود ہیں، انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بالکل برقرار رہیں گے. ہم چین کے ساتھ کسی بھی قسم کی ڈسٹربنس، امریکن اور ویسٹرن انفلوئنس کو جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے. ہم نے جو لوکل اپنا جو انوائرمنٹ ہے، جو لوکل انٹرسٹ ہے، ہمارا قومی مفاد جو ہے، اس کے مطابق چین کے ساتھ جو تعلقات کو فروغ دیا جائے گا. اور اب میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں کہ چین جو نیوزی لینڈ ہے یہ ایک 5 آئیز انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، ایک کولیشن ہے، اس کا بھی حصہ ہے امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور برطانیہ کے ساتھ. لیکن چین کے حوالے سے جب اس جو کولیشن ہے امریکہ نے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو نیوزی لینڈ نے اس کا حصہ بننے سے اور کسی بھی قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہے چین کے خلاف جو جاری کی جا رہی تھی اس کولیشن کی جاری تھی اس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا. تو ہمیں یہ کہ جناب نیوزی لینڈ اور خاص طور پر اس خطے میں جو ہے وہ امریکہ کی جو اور ویسٹ کی جو خارجہ پالیسی یا ان کی ایک ڈومیننس تھی یا انفلوئنس تھی اس سے باہر نکلتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اور نیوزی لینڈ اپنی خارجہ پالیسی کو آزاد رکھنا چاہتا ہے اور چین کی جو ابھرتی ہوئی معاشی طاقت ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. اور نیوزی لینڈ ایک اور بات ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ ہے. آلدو ان کے مابین کسی قسم کے جو پروجیکٹس ہیں وہ مٹیریلائز نہیں ہوئے، لیکن مستقبل قریب میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کی جانب سے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت پروجیکٹس نیوزی لینڈ میں بھی شروع کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے اور ظاہر ہے کہ نیوزی لینڈ کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا، اور یقینی طور پر چائنا کے لیے بھی. بہت سارے ممالک امریکہ کے نہ چاہنے کے باوجود ہمیں چین کے قریب آتے دکھائی دیتے ہیں، اور اسی معاملے پر آپ بات کر رہے تھے. ضمیر اسدی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. اچھا جی، ابھی ضمیر صاحب جو بات کر رہے تھے اور جو ہمارا پچھلا ٹاپک تھا چائنا کے حوالے سے، اس میں امریکہ کا بار بار ذکر ہوا ہے، یہ تو آپ نے جان لیا. لیکن ابھی پروگرام میں ایک بار پھر امریکہ ہی سے خبر شامل کرنے جا رہی ہوں. کیوں شامل کرنے جا رہی ہوں؟ اس لیے شامل کرنے جا رہی ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ موسم
मौसमियाती तब्दीलियों से बहुत ज़्यादा मुतासर होता दिखाई देता है। नाज़रीन, अमेरिका में गैर मामूली सर्दी की लहर है जिसने पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अमेरिकी रियासत है न्यू हैम्पशायर, जहाँ दर्जा हरारत -79 तक गिर गया है। जी हाँ, -79, 79। नाज़रीन, ये अमेरिका में अब तक रिकॉर्ड किया जाने वाला सबसे कम दर्जा हरारत है। रियासत है यहाँ की न्यू इंग्लैंड, जहाँ पारा -50 तक रहा है। टेक्सास की बात करें तो यहाँ बर्फानी तूफान की वजह से 8 अफराद की जान भी गए हैं। 4 लाख अफराद हैं जो इस वक्त बिजली से महरूम हैं। बहुत सारे स्कूल हैं कई इलाकों के अंदर जो बहुत सारे दिनों से बंद हैं। लाखों अमरीकियों को सख्त मौसम की वार्निंग जारी करते हुए घरों के अंदर रहने की ताकीद की गई है। बहुत सारे लोग जो हैं अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जहाँ ये सिचुएशन है, देखें जी, पूरे के पूरे शहर ऐसे लग रहा है जैसे फ्रीज हो गया है, जैसे जम गया है। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आप पानी भी हवा में उछालते हैं तो वो भी फ्रीज हो जाता है, वो भी जम जाता है एकदम से। न्यूयॉर्क की बात कर लेते हैं। वहाँ मैं आपको बताऊं कि तूफ़ानी हवाओं की वजह से आज भी 2 फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं, जबकि कई ताख़ीर का शिकार रही हैं। दूसरी जानब जनूबी अमरीकी मुल्क चिली की बात करते हैं। वहाँ सूरत हाल नाज़रीन बिल्कुल उलट है। दर्जा हरारत फरवरी के आगाज़ में ही 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। मुल्क में बड़े पैमाने पर जंगलात की आग जो है वो फैलती चली जा रही है। मुख्तलिफ हादसात में 26 अमवात जबकि 1200 के करीब अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। शदीद यहाँ पर गर्मी है, दर्जा हरारत यहाँ पर बढ़ चुका है, गिरा नहीं है। इनफैक्ट 40 सेंटीग्रेड तक बताया जा रहा है। सूरत हाल की संगीनी यहाँ पर ऐसी है कि मुल्क में स्टेट ऑफ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आग बुझाने में शदीद मुश्किलात का सामना है और इसलिए अमेरिका, मैक्सिको और अर्जेंटाइन समेत दीगर ममालिक ने अपना अपना जो अमला है और जो मशीनरी है वो यहाँ पर फराहम की है ताकि जल्द अज जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। नाज़रीन, अभी जब हम ये बात कर रहे हैं, ये सारी सूरत हाल बता रहे हैं, एक जानिब आग दिखाई देती है अमेरिका के कुछ इलाकों में, एक जानिब हमें बर्फ़ दिखाई देती है, तो ये बात हम 2023 के आगाज़ में कर रहे हैं। और अभी से ये साल जो है जंगलात की आग के हवाले से चिली के लिए दूसरा मौलिक तरीन साल बनता दिखाई देता है। 2017 के पूरे साल के दौरान हमने देखा था कि जंगलात की आग से चिली का 5,70,000 हेक्टेयर एरिया जल गया था, लेकिन 2023 में सिर्फ फरवरी के चंद दिनों में ही 2,70,000 हेक्टेयर रकबा जलकर खाकस्तर हो चुका है, जो कि आने वाले दिनों की खौफनाकी को जाहिर करता है। इस पर हमारे पास आज एक रिपोर्ट है। ये जो मौसमियाती तब्दीलियों से अमेरिका बुरी तरह से मुतासर है, आपको दिखा रहा हूँ। अमेरिका की कई रियासतों में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी की लहर आवाम के लिए परेशानी का बाइस बनी रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्दी की सख्त तरीन लहर की वजह एक आर्कटिक धमाका था जो कि दर्जे हरारत में गैर मामूली रद्दोबदल के बाइस होता है। इस धमाके के बाद अमेरिकी रियासत न्यू हैम्पशायर के माउंट वॉशिंगटन में पारा -79 तक गिर गया, जो कि अमेरिका में अब तक सर्दी का एक नया रिकॉर्ड है। अमेरिकी रियासत मेन में दर्जे हरारत -51 की वजह से सर्द हवाओं का जोर रहा। अमेरिकी रियासत न्यू इंग्लैंड में -50 की वजह से हर चीज जम गई। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद हलाक, जबकि सर्द मौसम की वजह से स्कूल बंद रखे गए। अमरीकी महकमे मौसमियात के मुताबिक इस वक्त सर्दी की लहर में बदस्तूर कमी आ रही है, लेकिन रियासत टेक्सास में गरज चमक के साथ तूफान और सैलाब की नई वार्निंग जारी कर दी गई है। हुक्काम का कहना है कि टेक्सास में एक बार फिर बिजली का मसला पैदा हो सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये तूफान टेक्सास से शुमाल मशरकी रियासतों की तरफ बढ़ेगा और लुजियाना, अल्बामा, आर्कनसास और टेनेसी को मुतासिर करेगा। अमरीकी रियासत वाशिंगटन में भी आज और कल के दरमियान बर्फबारी का इम्कान है। अमरीकी नेशन वेदर सर्विस ने खबरदार किया है कि कुछ इलाकों में सफर निहायत मुश्किल हो सकता है। अवाम मोहतात रहें। एक तरफ अमरीका में शदीद सर्दी ने मामलात जिंदगी को मुतासिर किए रखा, तो वहीं जनूबी अमरीका के मुल्क चिली में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक बढ़ने से जंगलात की आग बेकाबू होती जा रही है। 2,70,000 हेक्टेयर का रकबा अब तक जल चुका है। 26 अफराद मुख्तलिफ वाकयात में हलाक हो चुके हैं। 1,200 के करीब अफराद जख्मी हो चुके हैं। 1,100 घर मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गए हैं, जबकि 3,000 से ज्यादा अफराद बेघर हैं। आग इतने बड़े पैमाने पर फैली हुई है कि इसे बुझाने के लिए दूसरे ममालिक की मदद भी ली जा रही है। अमेरिका, अर्जेंटाइन, स्पेन, मैक्सिको ने आग बुझाने में मदद के अमले समेत मशीनरी फराहम की है।
चिली के सदर गैब्रियल बोरिक ने इस मुश्किल घड़ी में अवाम मुत्तहिद और पुरज़्म रहने की अपील की है। चिली की वजीर दाखिला कैरोलिना तोहा का कहना है कि 5 दिनों में इतनी तबाही हो गई है जितनी 2 साला जंगलात की आग से होती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते चिली के 231 मकामात पर आग भड़क उठी थी। इसी मकामात पर लगी आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि 69 मकामात ऐसे हैं जहां आग बड़े पैमाने पर फैलने और शदीद गर्म मौसम के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मसाइल का सामना है। नाज़रीन, ये रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल मेरी हो रही होगी आपसे दोबारा मुलाकात। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद।